Welcome to online class. Good morning all of you. पिछले क्लास में हम लोग क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़े थे। तो क्रिटिकल एंगल पिछले क्लास में बताए थे और ये जो क्रिटिकल एंगल है इसको सी से डिनोट किया जाता है। आई सी से भी इसको डिनोट करते हैं, ये पिछले क्लास में बताए थे। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता हो और डेंसर से रेयर में जाने के बाद जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मान 90 डिग्री हो जाए, देन दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल और इसका फार्मूला होता है साइन सी इक्वल टू 1/μ। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पहुँचे थे। अब गौर करना है इससे आगे। सुबह अभी गर्मी का समय चल रहा है। सुबह आप सभी को टाइमली जग जाना चाहिए और अपना अपना जो लेसन है उसे तैयार करना चाहिए। पता ही है अभी के दौर में सुबह सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है उसे कोरोना जैसे महामारी से कोई खतरा नहीं है। इसलिए आप योग करें, आप एक्सरसाइज करें और अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं और उसके बाद आप पढ़ाई मन से स्टार्ट करें। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आज अगले पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट है इसमें रिमेंबर पॉइंट्स। पिछले क्लास में क्रिटिकल एंगल पढ़ाए थे। अब क्रिटिकल एंगल की जो पढ़ाई हुई उस क्रिटिकल एंगल में क्या क्या बात याद रखना चाहिए, अब इस पर हम लोग चलेंगे। इस पे आप क्रिटिकल एंगल से संबंधित सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। क्रिटिकल एंगल में जितना क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, न्यूमेरिकल्स, सारा क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्रिटिकल एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the refractive index of medium. Critical angle is inversely proportional to the refractive index of medium. हिंदी है, क्रांतिक कोण माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्रांतिक कोण माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान देना है। पिछले क्लास में बताए थे साइन सी इक्वल टू 1/μ पढ़ा हुआ है। पिछले पॉइंट में बताए थे साइन सी इक्वल टू 1/μ, ये फार्मूला डिराइव किए थे। अब अगर लाइट एयर से ग्लास में गया या ग्लास से वाटर में गया, किसी भी दो मीडियम में गया, तो वहाँ पर फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, वहाँ पे कैसे यूज करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर टू मीडियम, दो मीडियम के लिए हो जाएगा साइन C1 बाय
साइन C2 इजक्वल टू, ये इन्वर्सली है इसलिए μ2 बाय μ1। तो याद रखना है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक का क्या संबंध है। क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती है। क्रांतिक कोण अपवर्तनांक का क्या संबंध है। क्रांतिक कोण व्युत्क्रमानुपाती होता है अपवर्तनांक का। साइन C इक्वल टू 1/μ। तो फार्मूला दो मीडियम के लिए क्या होगा, साइन C1 बाय साइन C2 इक्वल टू, ये उलट जाएगा μ2 बाय μ1। क्लियर है। तो पहला पॉइंट याद रखना है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पॉइंट नंबर 2, critical angle is directly proportional to the velocity of light। क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब हुआ कि क्रांतिक कोण प्रकाश के वेग के समानुपाती होता है। क्रांतिक कोण प्रकाश के वेग के समानुपाती होता है। क्रांतिक कोण प्रकाश के वेग के समानुपाती होता है। देखिए ध्यान देना है, पीछे बताए थे म्यू इक्वल टू C बाय V, यानी कि इसको हम लोग V0 बाय V भी लिखते हैं। तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया V का। बट अभी हम लोगों ने पढ़ा साइन C इक्वल टू 1/μ। तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइन C का और म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है V का। तो C और V में क्या संबंध होगा, यहाँ पे ऐसा भी तो लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू 1/C। तो म्यू V के भी इन्वर्सली है और म्यू साइन C के भी इन्वर्सली है। तो म्यू यहाँ पर V के भी इन्वर्सली है और साइन C के भी इन्वर्सली है। इस स्थिति में देयरफॉर लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो साइन C है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, V का। साइन C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब किसका है, V का। इसका मतलब है कि क्रांतिक कोण प्रकाश के वेग के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर फॉर टू मीडियम के लिए फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे और ये हो जाएगा साइन C1 बाय साइन C2 इक्वल टू V2 बाय V1। तो साइन C1 बाय साइन C2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला मिला, V1 बाय V2। इससे पता चलता है कि यदि क्रांतिक कोण का मान बढ़ता है तो प्रकाश का वेग भी बढ़ेगा। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं आप कि यदि प्रकाश का वेग किसी माध्यम में ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसमें क्रांतिक कोण अवश्य ही अधिक हो जाएगा। तो प्रकाश का वेग बढ़ने से क्रांतिक कोण बढ़ता है, याद रहेगा। प्रकाश का वेग बढ़ने से क्रांतिक कोण का मान बढ़ेगा। तो जब भी प्रकाश का वेग अगर किसी माध्यम में बढ़ा तो क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा। मान लीजिए कि प्रकाश कांच से हवा में गया, तो कांच क्या हुआ, सघन माध्यम, हवा क्या है, विरल माध्यम। तो सघन से विरल में जाएगा, पीछे बताए हैं प्रकाश का वेग बढ़ेगा। तो यानी प्रकाश अगर कांच से हवा में गया, वेग बढ़ा, क्रांतिक कोण भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। अगला पॉइंट, तो पहला पॉइंट था
कि क्रांतिक कोण अपवर्तनांक के विक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट में याद रखना है, क्रांतिक कोण प्रकाश के वेग के समानुपाती होता है। तीसरे पॉइंट में याद रखना है, पॉइंट नंबर 3, क्रिटिकल एंगल इज डायरेक्टली proportional. Critical angle is directly proportional to the wave length of light. Critical angle is directly proportional to the wave length of light. देखिए भाई, हिंदी इसका हुआ, क्रांतिक कोण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। क्रांतिक कोण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। समझना है। बताए होंगे, वी हैव, पीछे बताए होंगे, म्यू जो है अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के विक्रमानुपाती है, लेकिन अभी पढ़ा म्यू क्रांतिक कोण के विक्रमानुपाती है। तो म्यू प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के भी विक्रमानुपाती है, म्यू क्रांतिक कोण के भी विक्रमानुपाती है। इससे पता चलता है क्रांतिक कोण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती है। क्रांतिक कोण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती है। फॉर टू कंडीशन या टू मीडियम के लिए, फॉर टू मीडियम प्रोपोर्शन से इक्वल में जाएंगे कांस्टेंट होगा, लेकिन रेशियो निकालेंगे तो कांस्टेंट ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन C1 बाय साइन C2, फार्मूला हो गया λ1 बाय λ2। तो याद रखना है, क्रांतिक कोण प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। इसका मतलब किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है? लाल रंग का। तो क्रांतिक कोण किसका ज़्यादा होगा? लाल रंग का। और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो क्रांतिक कोण किसका कम होगा? बैंगनी रंग का। क्लियर है? ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर 4, क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम फॉर रेड कलर of light and minimum for violet color of light। ऑप्टिक्स जब स्टार्ट कर रहे थे उस समय बताए होंगे कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच है। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम 3900 एंगस्ट्रम है और लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक 7800 एंगस्ट्रम है। तो क्रांतिक कोण लाल रंग के प्रकाश के लिए महत्तम और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। क्रांतिक कोण लाल रंग के प्रकाश के लिए महत्तम और बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है।
तो याद रहेगा, क्रांतिक कोण किस रंग के प्रकाश का सबसे ज़्यादा होगा? लाल रंग का। और सबसे कम किस रंग का होगा? बैंगनी रंग का। यहाँ पे इस तरह भी याद रख सकते हैं, सिंस वेव लेंथ फॉर रेड कलर इज ग्रेटर देन वेव लेंथ ऑफ वायलेट, बट वी हैव critical angle is proportional to wavelength, therefore critical angle for red color is greater than critical angle for violet color। तो याद रखना है, क्रांतिक कोण किस रंग के प्रकाश का सबसे अधिक है? लाल रंग का। क्रांतिक कोण किस रंग के प्रकाश का सबसे कम है? बैंगनी रंग का। यह भी क्लियर है। पॉइंट नंबर 5, the critical angle is depend upon pair of medium। The critical angle is depend upon pair of medium। याद रखना है, क्रांतिक कोण, हिंदी लिखना है, क्रांतिक कोण एक जोड़ा माध्यम पर निर्भर करता है। क्रांतिक कोण एक जोड़ा माध्यम पर निर्भर करता है। क्रांतिक कोण एक जोड़ा माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब हुआ कि क्रांतिक कोण कभी भी निकलेगा किसी पार्टिकुलर मीडियम के लिए नहीं होगा। जब भी होगा तो एक पेयर ऑफ मीडियम के लिए होगा। तो पेयर ऑफ मीडियम के रेस्पेक्ट में ही क्रांतिक कोण निकाला जाता है। और इसमें ये फार्मूला जो हम लोग डिराइव किए थे, साइन सी इक्वल टू 1/μ, यहाँ पर निकाले थे किसी मीडियम का एयर के रेस्पेक्ट में, इसलिए साइन सी इक्वल टू 1/μ प्राप्त हुआ था। पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6 में याद रखना है, points to remember, number 6, for critical angle the ray of light must be moved from denser to rare medium। For critical angle the ray of light must be moved from denser to rare medium। देखो भाई, डिफिनेशन जब बताए थे, याद होगा, डिफिनेशन में आया होगा कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती हो, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती हो, इसलिए ये एक शर्त भी है, क्रांतिक कोण के लिए प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। पहला शर्त है ये, प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण के लिए सघन से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। तो याद रखना है, क्रांतिक कोण तभी बन सकता है जब प्रकाश की किरण हमेशा सघन से विरल माध्यम में जाता हो। अब अगर क्वेश्चन यहाँ माइंड में है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो अगर प्रकाश विरल से सघन में गया तो कभी अपवर्तन कोण 90 नहीं होगा, और जब अपवर्तन कोण 90 नहीं होगा तो क्रांतिक कोण नहीं बनेगा। इसलिए ये जरूरी है कि प्रकाश की किरण सघन से विरल में ही जाना चाहिए, कभी भी विरल से सघन में नहीं जाएगा। अगले पॉइंट में याद करना है, फॉर क्रिटिकल एंगल the
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी 90 डिग्री। याद रहना चाहिए कि अपवर्तन कोण का मान अवश्य ही 90 डिग्री होना चाहिए। क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। अपवर्तन फिर से मिला लेना है, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। फिर से, क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। नोट हो गया। अगला कंडीशन है इसका, नंबर 8, फॉर वाटर। देखो भाई, अब ध्यान देना है, वाटर के लिए अगर हम बात वाटर के लिए करते हैं तो ये क्रिटिकल एंगल का जो मान है वाटर के लिए 48.34 डिग्री होता है। अगर हम बात करें फॉर ग्लास के लिए तो क्रिटिकल एंगल का मान 41.14 डिग्री होता है। और अगर हम बात करें फॉर डायमंड के लिए तो इसके लिए क्रांतिक कोण का मान 24.14 या 24.14 डिग्री होता है। तो ये वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल का वैल्यू है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है सब, और ये ग्लास के लिए है और ये डायमंड के लिए है। तो क्रिटिकल एंगल के लिए ये जो 5-5-10 पॉइंट है ये बेहद बेहद इम्पॉर्टेंट है। इस पे कोई भी क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड अगर आएगा तो इससे अवश्य ही सॉल्व होगा, इसलिए इसको ठीक से याद रखना है। तो ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, रिमेंबर पॉइंट्स फॉर क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको शॉर्ट में हम लोग TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो भाई, क्रिटिकल एंगल समझने के बाद अब समझना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका हिंदी है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो भाई, यहाँ पर किसी किसी को माइंड में आ जाता है यहाँ परावर्तन कैसे आ गया, हम लोग तो अपवर्तन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर परावर्तन ही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन अब क्या है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बहुत सारी घटनाएं हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, जबकि क्रिटिकल एंगल कोई फिनोमिना नहीं था। वो क्रिटिकल एंगल एक जस्ट एक एंगल था। जब लाइट डेंसर से रेयर में गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही क्रिटिकल एंगल बना।
जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हुआ। लेकिन ये एक प्रकार की घटना है, इट इज द फिनोमिना, बट क्रिटिकल एंगल नॉट द फिनोमिना। क्रिटिकल एंगल is the determination of valuation. Critical angle is the relation between the critical angle and refractive index of medium. But पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक घटना है। ये कैसी घटना है, इस पर अब गौर करना है। When the definition, when the ray of light move from denser to rare medium, then if the angle of incidence is greater than critical angle, this phenomena is called total internal reflection of light। देखो भाई, हम लोग इस समय प्रकाश के एक महत्वपूर्ण घटना पर चल रहे हैं और इस प्रकार के महत्वपूर्ण घटना का क्या नाम है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका हिंदी है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती हो, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती हो, तब यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, तब यदि आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो, तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी सब हिंदी लिख लिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान देना है। तो हिंदी एक बार फिर से बोल देते हैं, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती हो, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती हो, तब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, तब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देख लिए, अब बात समझने का। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने की जरूरत है। ध्यान देना भाई, डेंसर
रेयर। इस लाइन के नीचे डेंसर है और इधर रेयर है। लाइट दिए, रिफ्रैक्शन हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मान और बढ़ा, फिर रिफ्रैक्शन हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा, सरफेस से गुजर गया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा, इसी मीडियम में आ गया। फिगर क्या हुआ, समझ में आया? नहीं आया? समझना है, जरा मन को स्थिर करना है। सबसे पहले ध्यान देना है, इस लाइन के नीचे सघन माध्यम है, इस लाइन के ऊपर विरल है। पहले फिगर पे ध्यान देना है। लाइट जब डेंसर से रेयर में जाएगा, अभिलंब से दूर जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिए तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा ये क्रांतिक कोण बन जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा एंगल से हम लोग इंसिडेंट के लाइट को, तो लाइट उसी मीडियम में लौट जाएगा और इसे हम लोग तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ, इसको हम लोग I1 ले लिए, इसको I2 ले लिए, ये R1 है और ये R2 है। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया, क्या हो गया? क्रिटिकल एंगल। और ये कितना हो गया? 90 हो गया। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन ये मान इससे भी ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा है। तो इससे भी जब ज़्यादा बड़ा है, इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि सबको ध्यान पड़े बढ़िया से। ये इतना हो गया और अब यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो आई का मान यहाँ पर सी से ज़्यादा है, तो लाइट इसी मीडियम में लौट गया। तब इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ से गौर करना है, इस दोनों फिगर में यहाँ पर I1 का जो मान है वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है और I2 जो है ये भी क्रिटिकल एंगल से छोटा है। यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से छोटा है। ये इस दोनों फिगर का हुआ। अब इस पे आना है, यहाँ पर I का जो मान है क्रिटिकल एंगल के इक्वल है और यहाँ पर R का जो मान है 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये हो गया A नंबर, ये हो गया B नंबर, और इस फिगर में अगर देखें C नंबर, तो I का मान क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है और यहाँ पर R का मान 90 डिग्री से ज़्यादा है। होगा कि नहीं होगा? 90 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पर R होगा ना जी, 90 डिग्री से R का मान ज़्यादा है। तो गौर करना है एक बार फिर से, ये दोनों फिगर केवल रिफ्रैक्शन को शो कर रहा है। रिफ्रैक्शन होने पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है, केवल रिफ्रैक्शन होगा तो I का मान हमेशा क्रिटिकल एंगल से छोटा होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से छोटा होगा। लेकिन जैसे क्रिटिकल एंगल बनेगा तो I का मान C के क्या हो जाएगा? इक्वल, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 90। और जैसे ही I का मान C से ज़्यादा हुआ तो R का मान 90 से ज़्यादा हो जाएगा और इस कंडीशन में यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी
और इसी को हम लोग प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। और ऐसा अगर होता है तो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, अवश्य होगी। इसमें किसी भी दर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं या तुमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कहा जाए बोलो जी, अगर प्रकाश हम एक कांच के सरफेस पर डालते हैं तो क्या ये वो प्रकाश आर पार होगा या नहीं? तो अधिकांश आदमी तो यही कहेगा कि कांच पे प्रकाश डालेंगे तो पार तो होगा ही। लेकिन कुछ को लगेगा अगर एक साइड पॉलिश कर दें तो कैसे पार होगा? तो पॉलिश कर दिए तब तो मिरर हो गया तो पार नहीं होगा, वो तो बात दूसरी हो गई। लेकिन बिना पॉलिश किए क्या पार होगा कि नहीं होगा? तो पार नहीं भी हो सकता है। कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा। तो अगर हम इस प्रकार से, मान लो कांच है और ऐसे करके लाइट डालते हैं, तो ये लाइट अगर आई का मान सी से बड़ा है तो लाइट सीधा इस प्रकार रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उस पार, कांच के उस पार नहीं जाएगा। इससे स्पष्ट है कि कांच पर लाइट का पड़ना वो पार होगा ही, ये निश्चित नहीं है। वो पार नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अगर कांच पर पड़ा हुआ प्रकाश में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो गया तो वो प्रकाश कांच के पार नहीं जाएगा और वहां पर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। क्लियर है? अब इस बातों को याद रखना है। रिमेंबर, नंबर 1 फॉर TIR क्या हुआ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ITR किसको कहते हैं? ITR क्या है? इनकम टैक्स रिटर्न। TIR क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो भाई, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट मस्ट बी मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। पहला पॉइंट, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए पहला पॉइंट याद रखना है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश सघन से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश सघन से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए, पहला शर्त है। दूसरा शर्त, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देखो भाई, यहाँ पर नीचे हो गया है, इसको बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुनना है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अवश्य ही बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अवश्य ही बड़ा होना चाहिए। और इसका पॉइंट नंबर
पॉइंट नंबर 3 में याद रखना है, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। The angle of refraction must be greater than 90 डिग्री। और इसमें 3 नंबर के लिए I ग्रेटर देन C। तो 2 नंबर के लिए I ग्रेटर देन C और 3 नंबर में R ग्रेटर देन 90। इसका हिंदी बोल रहे हैं, लिखना है, अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अवश्य ही अधिक होना चाहिए। अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अवश्य ही अधिक होना चाहिए। तो देखो भाई, रिमेंबर पॉइंट में 3 बात सामने आया। क्या क्या आया? प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए। दूसरा, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तीसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आ जाता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के शर्तों को लिखें, तो यही 3 शर्त लिखा जाएगा। तो तीनों शर्त क्लियर है सबका? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अपवर्तन कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगर ये तीनों बात हो रहा है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। जिस माध्यम से प्रकाश गया है पुनः उसी माध्यम में वापस आएगा। इसी घटना का नाम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो ये था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके रिमेंबर पॉइंट के बारे में हम लोगों को पढ़े। अब इसके बाद समझना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अनुप्रयोग क्या है, मतलब इसका उपयोग हम लोग किधर किधर करते हैं, यानी कि इसको हम लोग कहाँ कहाँ अनुभव करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसका हिंदी है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का अनुप्रयोग। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का क्या अनुप्रयोग है समझना है। देखो, नंबर 1, इन sparkling of डायमंड। इन स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। देखो भाई, इसका मतलब हुआ हीरा के चमकने में। हीरा के चमकने में, इसको क्वेश्चन में लिखाएंगे। अभी ध्यान देना है, हीरा के चमकने में। हीरा जो बहुत चमकीला होता है, इसका क्या कारण है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकीला होता है। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये एक
देखो भाई, अगर इस पे लाइट पड़ा और ये लाइट इस प्रकार रिफ्लेक्ट हुआ तो यहाँ पर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है। इसलिए हीरा, ये जो डायमंड है, ये डायमंड बहुत चमकीला होता है। क्यों? क्योंकि हीरा का आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है। क्योंकि क्रांतिक कोण अभी लिखाए थे बहुत छोटा होता है डायमंड का, 24 डिग्री अप्रॉक्स। तो 24 डिग्री ही क्रांतिक कोण डायमंड का पाया जाता है, तो बहुत छोटा है। उससे क्रांतिक कोण से आपतन कोण बड़ा हो जाता है। जब प्रकाश की किरण हीरा की सतह पे पड़ती है तो वो क्रांतिक कोण जो 24 डिग्री है हीरा का, उससे बड़ा हो जाता है। इसलिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है हीरा से। इसलिए हीरा बहुत चमकीला होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में याद रख सकते हैं कि हीरा का चमकने का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नंबर 2, sparkling of air bubble inside water. A sparkling of air bubble inside water. देखो भाई, तो पहला है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मतलब हीरा का चमकना। तो हीरा का चमकने का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसको डिटेल से कंसेप्चुअल क्वेश्चन में और बताएंगे। अभी इसको पॉइंट वाइज चल रहा है, इसको इस तरह याद रखना है। स्पार्कलिंग ऑफ एयर बबल इनसाइड वाटर, इसका हिंदी क्या हुआ? हवा के बुलबुला का पानी के अंदर चमकना। देखा होगा, अगर एक बाल्टी है, उस बाल्टी में, अगर ये एक बाल्टी है या मग है या ड्रम है, इसमें अगर कोई हवा का बुलबुला है तो ये बुलबुला बहुत चमकीला होता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो बुलबुला का चमकीला होने के पीछे कारण है कि इसमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर नीचे वाटर है और वाटर एक डेंसर मीडियम है और ऊपर क्या है? एयर है, एक रेयर मीडियम है। तो लाइट जैसे ही डेंसर से रेयर में गया तो यहाँ पर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर आई का मान सी से बड़ा हो जाता है और ये जो है बबल है, बबल। तो बबल जब पानी के अंदर है तो यहाँ पर भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है इस जगह, क्योंकि प्रकाश जब सघन से विरल में गया तो यहाँ पर ये आपतन कोण क्रांतिक कोण से बढ़ जाता है और इसलिए प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण एक हवा का बुलबुला पानी के अंदर बहुत चमकीला पाया जाता है। देखा भी होगा। तो ये था स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग ऑफ एयर बबल इनसाइड वाटर। फिगर बन गया। फिगर सब बनाते जाना है, जहाँ जहाँ पर फिगर जो बताया जा रहा है, फिगर मस्ट बी नोटेड बिलो। नंबर 3, sparkling of glass tube in water। देखो भाई, it is the glass tube which is in water।
अगर एक ग्लास ट्यूब है और इस प्रकार के का ग्लास ट्यूब का जो हिस्सा वाटर में है, ध्यान रहे, इसका जो हिस्सा ग्लास ट्यूब का वाटर में है वो बहुत चमकता है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा उतना नहीं चमकता है। तो नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा चमकता है जो पानी के अंदर है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं चमक रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले हिस्सा हवा में है, उसमें जो प्रकाश पड़ा उसका पूर्णांतरिक परावर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन नीचे वाटर है और वाटर हवा की तुलना में एक सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण हवा से चलकर यहाँ पर पानी पे पड़ती है और इस जगह से लौटती है तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और यहाँ इस जगह आई का मान सी से बड़ा हो जाता है। जैसे ही लाइट यहाँ पर एयर से गया वाटर में, वाटर से रिफ्लेक्ट हुआ तो आई का मान सी से क्या हुआ? बड़ा हो गया। आई का मान जैसे सी से बड़ा हुआ, कौन सी घटना होगी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर भी इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, जिसके कारण हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई पड़ा। यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, जिसके कारण एक कांच का ट्यूब पानी के अंदर बहुत चमकीला दिखाई पड़ता है। तो ऐसा ढेरों एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जिससे साबित होता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन ऑप्टिक्स में और ख़ास करके रे ऑप्टिक्स में और ख़ास करके रिफ्रैक्शन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और फिर पूछा भी जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान देना है। प्रकाश के अपवर्तन से हम लोग जब आगे बढ़े तो क्रांतिक कोण आ गया, क्रांतिक कोण से जैसे आगे बढ़े प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमेशा प्रकाश की किरणें सघन से विरल माध्यम में आती है। हमेशा इसमें आपतन कोण जो है वो हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है और आपतन कोण जब भी क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा तो तय है, श्योर है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी और उस स्थिति में वो वस्तुएं बहुत चमकीली होती है। जैसे एक डायमंड का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। अगर हवा का बुलबुला पानी के अंदर हो, ये भी बहुत चमकता है, देखा होगा वो कभी भी। और ऐसे अगर हम कांच का एक परख नली लेते हैं, एक ट्यूब लेते हैं या कोई कांच का टूटा हुआ टुकड़ा भी लेते हैं, उसको पानी में डुबा देना है और उसको देखना है ऊपर से, बहुत चमकीला दिखाई पड़ेगा। हवा का बुलबुला कैसे बनाओगे? मुंह से बाल्टी में पानी रख करके फूंकना है, बुलबुला बनेगा, उसको जरा देखना है, बहुत चमकीला दिखाई पड़ेगा। और डायमंड तो बहुत चमकीला होता ही है। इसलिए गौर करना है, ये सभी सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो प्रैक्टिकली दैनिक जीवन में भी हम लोग बहुत जगह उपयोग करते हैं। तो ये हम लोग अभी पढ़े एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित और भी घटनाएं हैं, जैसे कि पढ़ेंगे हम लोग मिरेज। मिरेज का मतलब मरीचिका होता है। मरीचिका भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। इसी तरह हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ही आधारित है। तो इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई भी बहुत आसानी से कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना है जिससे बहुत सारा क्वेश्चन डेवलप करता है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। इसलिए उस के जड़ को पहले मजबूत करना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब और कैसे हो सकता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कौन कौन सी शर्तें हैं, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए कौन सी वैधानिक सिस्टम में कौन सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज किया जा सकता है। और इसलिए कह सकते हैं कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद रखना है 3 बात पे निर्भर करता है। प्रकाश सघन से विरल में जाना चाहिए, प्रकाश के लिए आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए और
अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। अगर ये 3 बात हो रहा है तो अवश्य ही वहाँ प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और अगर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो वस्तुएं बहुत चमकीली दिखाई पड़ती है। और इस स्थिति में प्रकाश के अपवर्तन की अवस्था में परावर्तन हो रहा है। जहाँ अपवर्तन होना चाहिए उस जगह परावर्तन हो रहा है। और देखा होगा एक दिन क्लास में लाइट बोर्ड पर चमक गया। बोर्ड पे लाइट चमक जाने का क्या कारण हो सकता है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा लाइट की पड़ा कि वो सब डैजलिंग हो गया और वो सब वहाँ पे चमकने लगा, वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ने लगा। इसका कारण है कि वहाँ पर अवश्य ही उस स्थिति में इतनी ज़्यादा लाइट का रेज पड़ा कि वो सब टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर गई और इसलिए वहाँ पे वो चमकीला दिखाई पड़ा। तो ये था प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए हम लोग को किन किन स्थितियों पे ध्यान देना चाहिए, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए एप्लीकेशन क्या है। फिर बाकी हम लोग अगले क्लास में और आगे बढ़ेंगे। अगले क्लास में बताएंगे मिरेज क्या है। अगले क्लास में ये भी बताएंगे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है और ये किस तरह बनता है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, और उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर से देखा होगा क्वेश्चन बैंक में, ऑप्टिकल फाइबर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो अगले क्लास में बताएंगे मिरेज के बारे में, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में और इसके अलावा और आगे फिर बढ़ेंगे। थैंक यू। आज के क्लास में जिन सभी स्टूडेंट ने भाग लिया उस सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है, बहुत सारी आशीर्वाद है। वो सभी आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और अपने पढ़ाई पर उन सभी का ध्यान बना रहे, मन लगे पढ़ने में और सब मन से जोर से आगे बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो मच। थैंक्स।